हर शहर के पास अपनी एक पहचान होती है। कुछ शहर इतिहास के लिए जाने जाते हैं, कुछ व्यापार के लिए। लेकिन मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं है। ये एक सपना है, एक रफ्तार है और कभी-कभी एक रहस्य। आज जो गगनचुंबी इमारतें हैं, जहां लाखों लोग काम करते हैं, वहीं कभी वो गलियां थीं जहां सिर्फ एक नाम गूंजता था, भाई। मुंबई के इसी छुपे हुए इतिहास को हम सामने लाने जा रहे हैं। मुंबई अंडरवर्ल्ड माफिया की असली कहानी, द राइज। 1947 में देश आजाद हुआ और उसके कुछ साल बाद बॉम्बे तेजी से बढ़ता शहर बनने लगा। लाखों लोग यहां अपनी किस्मत आजमाने पहुंचे। मिलें, फैक्ट्रियां, बंदरगाहें, हर जगह काम ही काम। लेकिन जहां भीड़ होती है, वहां अव्यवस्था भी आती है। जहां सिस्टम थमता है, वहीं से कुछ लोग अपना सिस्टम बनाना शुरू करते हैं। बॉम्बे भी धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंचने लगा था जहां कानून सिर्फ फाइलों में था और असली फैसले लिए जाते थे गली के नुक्कड़ों पर। इन्हीं हालातों से निकला एक नाम, हाजी मस्तान। वो नाम जिसने बॉम्बे को एक नया चेहरा दिया, एक ऐसा चेहरा जो मुस्कुराता कम था, लेकिन उसके इशारों से शहर की धड़कनें बदल जाती थीं। हाजी मस्तान मिर्जा एक सादा गरीब परिवार से आया इंसान। शुरुआत में डॉक पर कुली का काम करता था, लेकिन उसे समझ आ गया था कि असली कमाई पीठ पर बोझ उठाने से नहीं, बल्कि दिमाग से रास्ते निकालने में है। उसने देखा कि सरकार ने सोने और विदेशी सामान पर रोक लगा दी है, लेकिन मांग अब भी थी। लोग चाहते थे वो चमक, वो सामान। तो मस्तान ने वो किया जो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने बॉम्बे के बंदरगाह को ही कमाई का रास्ता बना दिया। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। वो खुद सामने नहीं आता था, लेकिन उसके लोग हर जगह होते थे, बंदरगाह पर, बाजारों में और सिस्टम के अंदर भी। हाजी मस्तान की पहचान थी सफेद कपड़े, गोल चश्मा और चुप रहने का हुनर। कई लोग कहते थे, अगर मस्तान किसी से नजर मिलाकर बोले तो समझ लो बात बन चुकी है। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसका फैसला आखिरी होता था। करीम लाला जो अफगानिस्तान से आया था और मुंबई के डोंगरी इलाके में बस गया था। वो मस्तान की तरह बिजनेस माइंडेड नहीं था, ना ही वर्दा भाई की तरह जनता में घुला मिला। लोग उसके पास मामले लेकर आते थे, जमीन का झगड़ा हो, पैसा अटका हो या दुकान पर दबाव हो। एक बार लाला के पास मामला पहुंच गया तो हल जरूर निकलता था। उसकी पठान गैंग में ऐसे लोग थे जिनकी आंखों में ही सवाल का जवाब होता था। लाला के बारे में कहा जाता है, वो अगर बोले नहीं तब भी सामने वाले को समझ आ जाता था कि अब बात आगे नहीं बढ़ेगी। तीसरा नाम था वरदराजन मुदलियार, जिसे प्यार से सब कहते थे वर्दा भाई। वो धारावी की गलियों से निकला और धीरे धीरे पूरे मुंबई में उसकी पहचान बन गई। वर्दा का तरीका बिल्कुल अलग था। वो जनता से जुड़ा था, उसके धंधे में पैसा भी था और प्रभाव भी। उसके इलाके में अगर कोई भूखा होता तो सबसे पहले खाना वर्दा की तरफ से पहुंचता। वो गणपति में आगे चलता था, पुलिस लाइन में पीछे खड़ी होती थी। वर्दा भाई का नाम सिर्फ डर से नहीं, सम्मान से लिया जाता था। तो एक तरफ मस्तान था, दूर की सोच रखने वाला, दूसरी तरफ करीम लाला, इलाकों का मजबूत खिलाड़ी, और तीसरी तरफ वर्दा भाई, जनता से जुड़ा अपना आदमी। तीनों ने अपने अपने इलाके और काम तय कर लिए थे। शांति बनी हुई थी। शहर में एक अघोषित समझौता था जिसे कोई नहीं तोड़ता था। पुलिस, नेता और प्रशासन सब जानते थे कि अगर शांति चाहिए तो इन तीनों की मर्जी जरूरी है। लेकिन जब सब कुछ सेट लग रहा हो, तभी आता है कोई नया जो खेल को पलटना चाहता है। और वो नया चेहरा था दाऊद इब्राहिम, एक साधारण पुलिस वाले का बेटा। डोंगरी की गलियों में खेला, सीखा और बड़ा हुआ। उसने देखा था कि बॉम्बे कैसे चलता है, कौन किसके साथ है और किसकी बात कहां तक पहुंचती है। शुरुआत में वो छोटे मोटे काम करता था, लेकिन उसमें तेजी थी, सोच थी और सबसे बड़ी बात, अलग सोच। उसने समझ लिया था कि अब वक्त बदल रहा है, अब जरूरत है एक नए सिस्टम की। वो मस्तान के लिए काम करता था, लेकिन जल्द ही उसने अपनी डी कंपनी बना ली। दाऊद पुरानी सोच से बाहर निकल चुका था। उसके पास नेटवर्क था, सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि विदेशों तक। अब तक बॉम्बे में डर एक नाम से होता था, अब डर होने लगा एक सिस्टम से। अब पुराने खिलाड़ी धीरे धीरे किनारे हो रहे थे। वो लोग जो समझौते से खेलते थे, अब एक ऐसे इंसान के सामने थे जो समझौते तोड़ने के लिए ही आया था। दाऊद का नाम अब गलियों तक सीमित नहीं था, अब वो सिस्टम के ऊपर बन रहा था। और यहीं से शुरू होती है अगली कहानी, जब शांति टूटती है और मुंबई का हर इलाका एक नई जंग के लिए तैयार होता है। आज आपने जाना कि कैसे तीन अलग सोच के लोग एक ही शहर पर राज कर रहे थे।
लेकिन जब नया दौर आता है तो पुराने पन्ने अपने आप फड़फड़ाने लगते हैं। मुंबई की गलियों में जो सन्नाटा 70 के दशक तक था, वो असल में तूफान से पहले की खामोशी थी। कैसे पुराने भाइयों के बीच दरारें आईं, कैसे हर गली में खामोशी की जगह आवाजें गूंजने लगीं, और कैसे एक नई दुनिया ने पुराने नियम मिटा दिए। 1980 के आसपास दाऊद ने खुद की एक टीम बनाई जिसे लोग कहते थे डी कंपनी। इसका मतलब था धंधा, दबदबा और दूर तक फैला असर। इस गैंग के पास सिर्फ लोकल लड़के नहीं थे, बल्कि पूरा तंत्र था जो शहर की हर दीवार में समाया हुआ था। जहां पुराने भाई सिर्फ इलाका संभालते थे, वहां डी कंपनी पूरे सिस्टम को छूना चाहती थी। जब दाऊद का नाम बढ़ने लगा तो उसके रास्ते में आया बाबा लाडला। वो पहले से ही पुराने इलाकों में असर रखता था और अब उसे लगा कि दाऊद हदें पार कर रहा है। फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, दोनों टीमों के बीच झड़पें होने लगी। छोटे छोटे इलाकों में हर दिन कोई ना कोई टकराव होने लगा। अब गलियों में समझौते नहीं, बल्कि सिर्फ ताकत की भाषा बोली जाती थी। करीम लाला की टीम यानी पठान ग्रुप अब भी डोंगरी और आसपास के इलाकों में प्रभाव रखती थी, लेकिन उनका तरीका सीधा था, बात करके मामला सुलझाना। दाऊद की सोच अलग थी, वो चुप रहना नहीं जानता था। धीरे धीरे छोटी झड़पें बड़ी बनने लगी। एक दिन शहर की एक सड़क पर दिन दहाड़े फायरिंग हुई और शहर समझ गया, अब मामला बदल चुका है। करीम लाला अब पीछे हट गए और नए दौर की शुरुआत हो चुकी थी। इस सब के बीच हाजी मस्तान अब पर्दे के पीछे जा चुके थे। वो फिल्मों, बिजनेस और समाज सेवा में लगे हुए थे। वृद्ध राजन भी अब पुराने दिनों की तरह नहीं रहा। धीरे धीरे दबाव, उम्र और बदलते हालातों ने उसे पीछे कर दिया। अब शहर के असली खिलाड़ी बदल चुके थे। इसी दौर में दगड़ी चौल से एक नाम उभरने लगा, अरुण गवली। लोग उसे दादा कहते थे। उसका अंदाज अलग था, वो खुद को जनता के बीच का मानता था। वहीं दूसरी ओर छोटा राजन, जिसका असली नाम राजू था, वो दाऊद के साथ काम करता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब राजन ने खुद का रास्ता चुन लिया। अब दाऊद और राजन, जो कभी एक साथ थे, अब आमने सामने थे। 1993 एक ऐसा साल था जिसने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। एक बड़ी घटना ने शहर की रफ्तार रोक दी। लोग डरे हुए थे और सिस्टम सवालों के घेरे में था। अब दाऊद का नाम सिर्फ गलियों में नहीं, बल्कि हर अखबार, हर खबर में था। डी कंपनी अब सिर्फ एक लोकल ग्रुप नहीं रहा, बल्कि एक बड़ी ताकत बन चुका था। 1993 के बाद राजन ने दाऊद से नाता तोड़ लिया। अब वो खुलकर दाऊद के खिलाफ खड़ा हो गया। राजन ने एक एक करके डी कंपनी के लोगों को निशाना बनाना शुरू किया। उसके लिए यह सिर्फ लड़ाई नहीं थी, बल्कि हिसाब था। और यहीं से शुरू हुई नई जंग, जो गलियों में नहीं बल्कि पूरी रणनीति से लड़ी जा रही थी। 1990 के आखिरी सालों में पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया। एनकाउंटर स्क्वाड, एक ऐसा नाम जिसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। एक एक करके कई नाम मिटने लगे। कोई पकड़ा गया, कोई गुमनाम हो गया और कुछ साइलेंट हो गए। शहर अब बदल चुका था। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे एक नाम के उठने से 3 साम्राज्य मिट गए, कैसे भाईचारे की जगह टकराव ने ले ली, और कैसे मुंबई की रफ्तार कभी डर से थम गई थी। अगर आप इस कहानी को यहां तक लेकर आए हैं तो आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं, आप इस सफर के हिस्सेदार हैं। हमने जब इस वीडियो सीरीज की शुरुआत की थी तो सिर्फ एक सोच थी कि उस दौर की सच्चाई को किसी फिल्मी अंदाज में नहीं, बल्कि वास्तविकता और सम्मान के साथ दिखाया जाए। मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानियां हमने फिल्मों में देखी हैं, लेकिन इन कहानियों के पीछे जो लोग थे, जो परिवार, जो गलियां, जो जिंदगी इस सब का असर झेल रही थी, उन्हें कोई नहीं दिखाता। हम आपको सिर्फ भाईगिरी या क्राइम नहीं दिखा रहे, हम आपको वो दौर महसूस करा रहे हैं जहां दोस्ती भी तलवार पर थी और दुश्मनी भी इज्जत से निभाई जाती थी। हर शब्द, हर लाइन जो आपने सुनी, वो सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं थी, वो उस वक्त की धड़कन थी जिसे हमने आपके लिए फिर से जिंदा किया। हमने कोशिश की है कि हर कहानी, हर किरदार को बिना ग्लैमराइज किए, बिना सेंसेशनल बनाए आपके सामने रखा जाए, ताकि आप खुद तय करें कि असली हीरो कौन था और असली विलन कौन। अगर आपको इस वीडियो ने 1 सेकंड के लिए भी वो दौर याद दिलाया जहां दोस्ती में जान थी और गलियों में पहचान, तो यकीन मानिए हमारी मेहनत सफल हो गई। आपके हर लाइक से हमें हौसला मिलता है, हर कमेंट से हमें दिशा मिलती है और हर शेयर से ये सच्चाई और दूर तक पहुंचती है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि कहानियां अभी बाकी हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।